दंत। अब यहाँ पे आ जाइए, जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो तो ठीक है। तो हमने क्या करना है, बिंदी से नेक्स्ट वर्ण देखना है, त है, ठीक है। अब त वाला त, थ, ध, ध, न, तो वो न जो है वो बिंदी की जगह पंचम वर्ण आएगा न, वो भी आधा। बिंदी भी तो आधे का काम कर रही है ना, तो वो न का काम करेगी यहाँ पे। क्लियर? ये है। अब देखो हमने छोटे होते से पढ़ा है तो हमें पता है संबंध है, बट म और संबंध कैसे बना तो वो हम देखना। बिंदी के बाद ब है तो क्या बनेगा, प फ ब भ म, तो म इस बिंदी की जगह क्या आ जाएगा, आधा म। ब है, ब के बाद बिंदी है, बिंदी से आगे क्या है, ध, तो ध कौन सी लाइन में बन रहा है, त, थ, ध, ध, न, तो फिर न और ध, इसलिए ये संबंध बना। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया था। हेलो जी, हेलो, यहाँ तक हो गया था ना। अब उसके नेक्स्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक क्या हो गया था हमारा कि पंचम वर्ण। क्लियर? अब एक और चीज, इसी का ही एक और रूल लिख लो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। अब बात आ जाती है कि बिंदी के बाद, इस बिंदी के बाद अगर यहाँ पे ये तो हमारे पास त है, तो इसका मतलब हमारे पास त वर्ग था और उसका पंचम वर्ण था, पंचम वर्ण है, तो पंचम वर्ण की लिख दिया हमने। जिसका पंचम वर्ग ही नहीं होगा, जब मान लो य र ल व आ जाए तो पंचम वर्ण तो है ही नहीं उसका। पंचम वर्ण किसका होता है, 5 वर्ग जो होते हैं, वर्ग जिसको वर्गीय व्यंजन भी बोल दिया जाता है, तो 5 वर्ग का ही पंचम वर्ण है ना। तो पंचम वर्ण जिसका होगा ही नहीं उसमें क्या किया जाए, बिल्कुल है ना, उसमें क्या किया जाए, जगतार हेलो। तो अब उसमें क्या करेंगे, उस चीज की डेफिनेशन आप एक बार लिख लेना, डेफिनेशन नहीं सॉरी नियम लिख लेना। ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन जब अनुस्वार के बाद, ठीक है, अनुस्वार यानी कि बिंदी के बाद, पर हम क्या लिखेंगे, हम हिंदी वाली लैंग्वेज ही लिखेंगे। जब अनुस्वार के बाद ऊष्म या, अब ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन, अब ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन याद है कौन सा था, ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन याद है क्या, कौन सा था, ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो, ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो क्या होता है, तो अनुस्वार में ही रहेगा, बिंदी बिंदी में ही रहेगी। ठीक है, तो अनुस्वार में ही रहेगा, तो अनुस्वार यानी कि जो बिंदी है परिवर्तित नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना, परिवर्तित नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? अब जैसे मान लो मेरे पास है संयम, बिंदी के बाद यह है, कोई वर्ग नहीं है, अरे कोई वर्ग नहीं है तो बिंदी बिंदी ही रहेगी। वंश है, बिंदी बिंदी ही रहेगी। ठीक है, अनुस्वार अनुस्वार ही रहेगा। अगर रूल पूछा जाता है तो आप रूल बता देना कि ये रूल है भाई, ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार चेंज नहीं होता है, अनुस्वार अनुस्वार में ही रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यर लव, वेरी गुड मनीषा। मनीषा आप पीछे वाले हो क्या, पहले वाले पुराने वाले स्टूडेंट मतलब? ठीक है, नेक्स्ट करें। थर्ड, 2 रूल हो गए ये हमारे एक तरह से। अब थर्ड रूल मैं बता रही हूँ आपको, इसी में ही, अगर सम उपसर्ग के बाद
सम उपसर्ग के बाद ये इसकी मर्जी है ना, कभी कभी बीच में ये ग्रीन भी चला देता है। सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तब क्या होगा, ठीक है। सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन, अब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, य र ल व अंतस्थ है, श श स ह ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। इन दोनों में से आ जाए तब क्या होगा, ये जो म है, म ये वाला, ये किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में। और यही रूल हमारा संधि में भी आएगा। संधि जब हम करेंगे ना तो संधि में भी यही रूल आएगा, और सच में संधि में भी आ रहा है, सम प्लस में धी संधि, ठीक है। बिट्टू सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अच्छा नो, ठीक है, मुझे लगा पहले भी मनीषा होती थी शायद, तो मेरे को लगा, इट्स ओके, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रहेगी, ये संधि में भी यही रूल आएगा। सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग के बाद ऊष्म या, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ, ठीक है। अंतस्थ में य र ल व और ऊष्म में श श स ह, ये आ जाएं तो क्या होगा, म जो है, म अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, यानी कि बिंदी में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ सम प्लस में सार, सम प्लस में सार, तो क्या बनेगा, संसार, ठीक है। तो क्या बनेगा, संसार। क्लियर है, अनुस्वार में, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। सम प्लस में वाद, संवाद। सम प्लस में कार, संस्कार। संधि में इसका एक और रूल हो जाएगा, बट वो बाद में बताऊंगी मैं। सम प्लस में कार, तो क्या करें, हो जाएगा ये संस्कार। क्लियर है। अब होता क्या है, एक और रूल बता रही हूँ इसी में ही कि क्या चीज़ हो जाती है। शब्द में, शब्द के अंत में, कई बार ना शब्द के अंत में आधा आ जाता है तो अनुस्वार लगाना होता है, तो वो वहाँ पर वैसा ही अनुस्वार बना रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है, मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, आपको पता चल जाता है, मैं आधा ही लिखती हूँ, तो पूरा आप अपने आप लिख लेना। कई बार क्या होता है, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में म, हलंत वाला म आता है। जब शब्द के अंत में म आता है ना, तो हम वहां पे पूरा म डालने की बजाय ऊपर बिंदी डाल देते हैं, जैसे अहम, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तब वहां पर अनुस्वार ही रहेगा, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, शब्द के अंत, कई बार शब्द का जो अंत होता है वो किससे होता है, म से, म हलंत वाले, यानी आधे म पे खत्म होता है। तो आधा म जब खत्म होता है तो हम उसको ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी कि बिंदी के रूप में लगा देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं स्वयं ही कर लूँगी, अपने आप कर लूँगी, जरूरत नहीं है तुम्हारी, मैं स्वयं ही कर लूँगी, तो स्वयं, तो म लगा देते हैं। ये दो बिंदियाँ लग गई डिजिटल की वजह से, ठीक है, एक ही बिंदी आएगी, स्वयं। क्लियर है, ओके ओके, इट्स ओके, संसार। और एक और चीज, अब नंबर 5, नंबर 5, अब नंबर 5 लास्ट जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, कई बार होता क्या है, डबल साथ में आ जाते हैं। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि आधा है, आधे के बाद दूसरा अक्षर आ गया तो हम बिंदी को चेंज कर देते हैं पंचम वर्ण में, तो कई बार डबल नासिक्य व्यंजन ही आ जाते हैं, ठीक है, नासिक्य व्यंजन। अब नासिक्य व्यंजन क्योंकि पंचम वर्ण ही तो है, नासिक्य व्यंजन किसको बोला जाता है, पंचम वर्ण को ही बोला जाता है ना। कई बार नासिक्य व्यंजन जो है वो
डबल आ जाते हैं, यानी कि 2 बार आ जाते हैं। ओहो, या तो भिन्न भिन्न भी आ सकते हैं या सेम 2 बार आ सकते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि जन्म, जन्म, ठीक है, ये न आधा है, म, ये क्या है, पंचम वर्ण है, ये क्या है, पंचम वर्ण है, दोनों ही पांचवा वर्ण आ गए। पांचवा वर्ण कहाँ पे आ गया, दोनों जगह पांचवा वर्ण आ गया। अब जब दोनों जगह पांचवा वर्ण आ गया तब क्या होगा, कुछ नहीं, एज इट इज ही लिखा जाएगा, उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, उसको हम बिंदी को अनुस्वार में नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, ये बिंदी के रूल्स थे जो मैं आपको बता रही हूँ। तब उसको क्या लिखेंगे, बिंदी में ही रहने दें, सॉरी, उसको चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। अगर मैं मान लो लिख दूं सम्मान, और वैसे एक और रूल पता है क्या कहता है, जब आधा अक्षर लिखते हैं ना हम, आधा अक्षर, जैसे मैंने अभी लिखा सम्मान, डिजिटल में ना लिखना, ये म और ये म, यानी कि जब आधा अक्षर लिखते हैं तो वो आगे वाले अक्षर में मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, बट हम इसको इग्नोर कर देते होते हैं। मान लो च लिखा तो ये आगे वाला च लिखेंगे तो वो इसमें मिलना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे लिखा सम्मान, ये भी नासिक्य है, ये भी नासिक्य है। अब सम्मान नहीं लिखा हुआ है, पंचम वर्ण ही ऑलरेडी आगे है, तो हम उसको अनुस्वार में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है बात? आगे चलें। अगर मैं लिखूं निम्नलिखित, निम्नलिखित, ठीक है, तो म और न दोनों ही क्या हैं, पंचम वर्ण। और इसको आप लिख कैसे सकते हो, जिन शब्दों में भिन्न नासिक्य व्यंजन संयुक्त होते हैं या पंचम अक्षर द्वित्व होते हैं। द्वित्व का मतलब डबल, द्वित्व व्यंजन कई बार पहले पूछा जाता है, द्वित्व व्यंजन कौन सा होता है, तो द्वित्व व्यंजन एक व्यंजन जो 2 बार आ जाता है। सेम जैसे सम्मान में आया ना, एक ही व्यंजन 2 बार, इसको द्वित्व व्यंजन भी बोलते हैं। ओके मैम, ठीक है दीपक, मुझे समझ आ गए। लकी, हेलो लकी, आई एम फाइन, हाउ आर यू? क्लियर आ मैम? ओके ठीक है, क्लियर आते फिर अगला शुरू करिए। हम क्या शुरू कर रहे थे, व्यंजन। आगे अब मैं व्यंजन शुरू कर रही हूँ। देख दिया किसको किसको याद है, व्यंजन किसको किसको याद है। मैं खुद डबल लैंग्वेज में हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब व्यंजन देखते हैं किस किसको याद है। ठीक है, क ख ग शुरू करें एक बार दोबारा से, व्यंजन शुरू करें। अब इसमें क्योंकि मैंने अब आपको सब कुछ बता देना है, आपको रुको, सुंदर सुंदर लिखते हैं आप। क ख घ घ अंग है, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अन त थ द ध न। ध्यान रखना एचटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। प फ ब भ म य र ल व श श स ह अक्षय त्र ज्ञ और श्र। क्लियर है?
ठीक है, यहाँ तक करें इसको। ये उस दिन बता दिया था। म तक कितने हैं? 25। इसको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। ठीक है, वर्गीय या स्पर्श व्यंजन भी बोल सकते हैं इनको। कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर म तक को। ठीक है, क से लेकर म तक 25 वर्ण बनते हैं। 25 हर एक वर्ग में 5, तो 25 वर्ण हैं ये। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, बस ये रटे हुए होने चाहिए आपको कि यहाँ से यहाँ तक स्पर्श व्यंजन। अगर मैं पूछूं ल क्या है, तो ल कौन सा व्यंजन है? जल्दी से बताना, ल कौन सा व्यंजन है? लोग की हंस रहे हैं, हंसन दो, कई बार हंसना भी जरूरी है ना? ठीक है, यहाँ तक क्या है? 25 वर्ण जो हैं वो कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन है। य, र, ल, व। आ गया ल? कौन सा व्यंजन है? जल्दी से बताना। ल मैंने पूछा था कौन सा व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ, बिल्कुल। 4 जो व्यंजन हैं ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये रह ले। अब इसमें अब ध्यान से लिखते रहना बाद में, बस अब हंसना नहीं, अब साथ साथ लिखते रहो। अंतस्थ व्यंजन है 4, य, र, ल और व। इसके अलावा पेपर में पूछा जाता है अर्ध स्वर। ठीक है, अर्ध स्वर के बारे में पूछा जाता है। वैसे तो अर्ध स्वर य, र, ल, व को ही बोलते हैं, बट स्पेशली वो डिनोट करता है 2 ही अर्ध स्वर को मानता है। ठीक है, अगर अर्ध स्वर पूछे अर्ध स्वर अगर वो अर्ध स्वर पूछता है तो 2 हैं, कौन से? य और व। ध्यान रखना, वैसे तो य, र, ल, व को भी हम अर्ध स्वर बोलते हैं, बट वो मेन जब पूछता है ना, और अगर उसमें य भी दे रखा है और र भी दे रखा है, ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, य भी और व भी, फिर आपको य पे निशान लगाना है। य और व अर्ध स्वर माने जाते हैं, इसका ध्यान रहेगा। ठीक है, क्लियर है? अर्ध स्वर 2 मेन हैं, य और वो, और अगर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तब र और ल को आप कह सकते हो। वैसे ऑप्शन में इन दोनों में ही दे देगा वो। ठीक है, उसके बाद एक बात आती है, हाँ बिल्कुल, व और य किसने दिया? ज्योति ने आंसर दिया, बिल्कुल मेन है व और य। उसके बाद एक और चीज है जो र है, इसी में ही साथ में सब कुछ बता रही हूँ मैं। ये जो र है इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, प्रकंपित व्यंजन जो कांपने लगता है। अगर पूछा जाता है कि कंपित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? र है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? र है। और एक और बात, र को नाम लेते ही मुझे र के रूप याद आ जाते हैं। र के रूप मैंने आपको शायद बताए नहीं है, फटाफट से साइड में हल्का सा बता देती हूँ। र के रूप, र के 3 टाइप कह लो या जैसे मर्जी कह लो इसको। र 3 तरह से काम करता है। यहाँ पे दिखेगा ना, एक ऊपर एक नीचे, जैसे क्र। ठीक है, और एक हम ना कभी कभी जैसे मान लो मृ, इसको भी र ही कह देते हैं। और एक र होता है ट्रक वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सबको, र, ये भी र, ये री और ये भी र। तो इसमें फर्क क्या है? इन चारों में फर्क क्या होता है? ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला र होता है इसको हम आधा र बोलते हैं। ऊपर वाला र, जब भी आधे की बात आती है ना, आधा र, आधा की बात आती है, आधा र की बात आती है, तो वो ऊपर वाला होता है जिसको रेफ बोला जाता है। आधा र रेफ होता है।
ठीक है। आधा र जो है वो रेफ होता है, क्या बोला जाता है उसको, रेफ, ध्यान रखना। जो नीचे वाला र होता है, नीचे वाला र जैसे क्र, क्र, वो पूरा होता है, वो आधा नहीं होता। नीचे वाला र जो है वो पूरा होता है, उसके ऊपर वाला अक्षर आधा होता है। जैसे हमने लिखा क्र, तो क आधा है, र पूरा है, क्र, इसको ऐसे लिखोगे, ये कर नहीं बोलोगे, इसको क्र बोलोगे, क आधा र, ठीक है। यहाँ पे समझ आई ये बात। उसके बाद ट्रक में हम ये डालते हैं डबल, पर डबल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दो र हैं, ठीक है, दोनों तरफ हमने डाल दिया, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये दो र हैं, ये एक ही र है, और ये एक ही जो र है ये र पूरा है, ट आधा है, यानी कि ट आधा र पूरा, ये ट्र है। और ऐसा भी कुछ नहीं है जैसे हम छोटे होते कहते थे भाई र पे स्ट्रेस देना है, ट्रो, ट्रो, राष्ट्रीय, इस पे र पे ना, मतलब हमारे माइंड में यही होता है, ये जो ऐसे वाला है ना, इस पे स्ट्रेस देना है, राष्ट्रीय। ये नहीं पता कि ट आधा है इसलिए र पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। ट आधा है, र पूरा है, राष्ट्रीय, ठीक है। ये चीज समझ आई, क्लियर है। नीचे वाला र पूरा होता है, बिल्कुल ज्योति। PDF भी डाल देना प्लीज। हाँ, कुछ आलसी बच्चे भी होते हैं जो लिख नहीं पाते हैं, तो मतलब PDF की डिमांड होती है। चलो ठीक है, डाल दूंगी, ठीक है। अब मृ, ये क्या है, मृ, मृ, ये जो री है, इसमें री की वॉइस होती है, री ऋषि, ठीक है। इसमें क्या आएगा, री ऋषि की मात्रा है, ये र नहीं है, री है, री ऋषि की मात्रा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलो, र के रूप पता चल जाएंगे, किसी किसी बीच में लिखवा भी लूंगी। ओके, यहाँ तक हो गया हमारे पास यर लव। अब आती है बारी श, श, स और ह की। ये कौन से व्यंजन हैं, ये ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म, गरम, ठीक है। कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, गरम व्यंजन। अब गरम व्यंजन कैसे होते हैं, अरे गरम व्यंजन नहीं, अब बोल के देखो ना, श, श, स, ह, फेस ये ऐसे लगता है ओ माय गॉड क्या क्या बुलवा रहा है, तो वहाँ पे गर्माहट सी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब ध्यान रखना, जब हम बोलते हैं ना श, श, स, ये तो हमें तीनों एक जैसे लगते हैं, और ह, और अकेला वो ह ही दे देता है पेपर में भी, ह बताओ कौन सा व्यंजन है, तो ध्यान रखना श, श, श के साथ ह भी वैसा ही हो गया, तो ह भी ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। माइंड से स्किप नहीं कर देना, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक अब बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आता है, देखो स्पर्श व्यंजन, जीभ जो है किसी ना किसी पार्ट को टच करती है, उसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ, जो ना तो स्वर, मतलब कि स्वरों की भांति बोल दिए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की भांति बोल दिए जाते हैं, इसी को तो इसीलिए इनको अर्धस्वर बोला जाता था। जैसे क्योंकि यहाँ तक देखो पै, फै, भै, भै, मैं, ये लव है, और ये लव है बेचारे आते ही हम ऐसे बोलते हैं ये लव है, तो ये लव है किसकी भांति बोल दिए जाते हैं, स्वरों की भांति, इसलिए उसको अर्धस्वर भी बोल दिया जाता है। बट अर्धस्वर जो मेन पूछा जाए तो दो ही हैं, य और व, ठीक है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। उसके बाद अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र, इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। क्लियर है, वेरी गुड मोनिका, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि नोट्स आप बना रहे हो, साथ में बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हम अपने हैंड से लिखते हैं ना तो हमें आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं अच्छा लगता है, जब हम लिखते हैं हमें और भी क्लियर हो जाती हैं वो चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। मैंने य व बता दिया, र बता दिया, प्रकंपित व्यंजन ल भी एक बोला जाता है। ल क्या बोला जाता है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन है।
अच्छा जल्दी से बताइए कि अगर मेरे को पार्श्विक लिखना हो तो कैसे लिखूंगी? आप लिख के बताना मुझे बाद में। पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ल होता है, ल। अब पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? प्रकंपित व्यंजन। अब देखो र, इसको प्रकंपित क्यों कहा, इसको पार्श्विक क्यों कहा? देखो प्र जो है, सॉरी र जो है, र जब आप र बोलते हो ना तो ऊपर जो जीभ है वो एकदम से नीचे आ जाती है, र एक करके र कंपन सी लगती है। और पार्श्विक व्यंजन ल क्यों है? पार्श्व क्या होते हैं? होठ के ये दोनों साइड्स जो होते हैं उसको पार्श्व बोला जाता है। जब हम बोलते हैं ना ल तो हवा जो है पार्श्व से निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। तो माइंड में ये चीज रख लेना, पार्श्विक व्यंजन ल होता है, प्रकंपित र होता है। और एक इसको र को प्रकंपित भी बोल दिया जाता है, एक नाम और दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? लुंठित व्यंजन। और ये एचटेट में जरूर पूछ लेता है ऐसे चीजों में। इसको क्या बोला जाता है? लुंठित व्यंजन, ठीक है। यहां तक समझ आया? दीपक इट्स ओके। समझ आ गई यहां तक? आगे करें। अब बात आती है ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन हमने बता दिया कि हवा जब रगड़ के आती है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, कई बार पूछा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन को क्या बोला जाता है? संघर्षी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ये मैं हटा दूं क्या? लिख तो लिया ना, इसको मैं हटा देती हूँ। अब साथ में बता देती हूँ। ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, इनको क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन तो बोला ही जाता है, इसको संघर्षी भी बोला जाता है, संघर्षी भी बोला जाता है। अब एक और चीज आ जाती है संघर्षी में। संघर्षी कौन से भी होते हैं? स्पर्श संघर्षी या स्पृष्ट संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। ये भी होते हैं, या इसको स्पृष्ट भी बोल दिया जाता है। नाम याद जरूर रखना, क्योंकि नाम से ही वहां पे पूछा जाएगा, तो हमें नाम पता होना चाहिए। स्पृष्ट या स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछा जाए तब श, श, स, ह नहीं होंगे। तब देखो स्पर्श संघर्षी, स्पर्श हैं बट संघर्षी हैं, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से म तक स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श संघर्षी पूछा जाए तो वो च वाली लाइन होगी, ठीक है। च, छ, झ, झ, ञ, स्पर्श संघर्षी। च, छ, ज, झ, ञ। और न्य के बारे में तो कम ही आएगा, न्य तो नसिक्य में ही चला जाता है। तो च, छ, ज, झ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताओ ताकि आगे 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 करें हम। यहाँ तक बात क्लियर है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को क्या बोलते हैं? संघर्षी भी बोलते हैं। संघर्ष करना पड़ता है भाई, हमें कितना संघर्ष करना पड़ा श, श, श बोलने में। तो स्पर्श संघर्षी च, छ, छ, इसको भी संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, देखो दो जो हमने क, ख, ग लिखा था उसमें कहीं आपको बिंदी, नीचे बिंदी वाला नहीं दिखा, ठीक है। तो नीचे बिंदी वाला भी तो होता है, क्योंकि मैंने बोला क, ख, घ, ग अंग्य होता है, साइड में बिंदी। तो ड़ भी तो होता है ना कहीं, ये भी तो होता है। और मैंने ट, ठ, ढ, ढ लिखा तो उसमें ढ में नीचे बिंदी नहीं लगाई थी, अरे वो वाला भी तो होता है ढ। तो ये ड और ढ दो होते हैं, ढ और ढ दो होते हैं जिनके नीचे बिंदी होती है, अड़ और ढ। इसको क्या बोला जाता है? उत्तक्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तक्षिप्त व्यंजन। माइंड में रहेगा। पूछा जाए उत्तक्षिप्त व्यंजन क्या है, तो उत्तक्षिप्त व्यंजन अड़ और ढ, संयुक्त व्यंजन अभी बता देती हूँ मैं, संयुक्त व्यंजन रह गया शायद, ठीक है।
इसको क्या बोला जाता है? उत्तक्षिप्त व्यंजन। 2 पार्ट से बना है, उत्त प्लस में क्षिप्त। उत्त मतलब ऊपर से, क्षिप्त मतलब गिरा हुआ, ऊपर से गिरा हुआ। ऊपर से गिरा हुआ कोई वर्ड नहीं गिरा, ठीक है, क्या गिरा है? ऊपर से नीचे गिरा होना, यानी कि उत्तक्षिप्त व्यंजन को बोला जाता है। अब कैसे ऊपर से नीचे? अड़ और ढ बोल के देखना, अड़ अड़, जीभ क्या करती है? एकदम से ऊपर जाके नीचे गिर जाती है, अड़ अड़ ढ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तक्षिप्त व्यंजन बोलेंगे, ठीक है। 1 मिनट, क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुई है? जल्दी से प्लीज़ यस वाई डाल दिया करो, अगर क्लियर हो जाए, ना हो तो बता दिया करो, आगे बता दूंगी, ठीक है। उत्तक्षिप्त व्यंजन तक क्लियर हो गया। अब उत्तक्षिप्त व्यंजन को और क्या क्या बोला जाता है? उत्तक्षिप्त व्यंजन को ताड़न, ताड़न जात, द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। ताड़न जात या द्विगुण। और ताड़न जात पेपर में आया हुआ था, एचटेट में, पीछे से पीछे वाले में, ठीक है। जो कहूँगी ना पीछे पेपर में आया हुआ है, इट मीन सच में आए हुए हैं पेपर, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि मैं पीछे आया हुआ है पेपर में। उठा के देख लेना 15 या 16 का पेपर, 16-17 जो भी है, उसमें एचटेट में आया हुआ है ताड़न जात व्यंजन कौन से हैं। तो ताड़न जात व्यंजन, उत्तक्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन एक ही बात है, उसको उत्तक्षिप्त बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? कौन से हैं? 4 ही हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? 4 हैं। अक्षय, ओहो, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ठीक है। अक्षय, आपके कमेंट्स आना बंद हो गए कि? चलो कोई बात नहीं। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। अक्षय किससे? ये भी पेपर में आते हैं, कैसे? अक्षय हम बोलते क्या हैं? बोल क्या रहे हैं? अक्षय, अ और क और श और ये, अक्षय, बट ऐसा नहीं होता। इसको लिखेंगे कैसे? क प्लस में श, ठीक है, क प्लस में श, धन बोल रहे हैं इसको, प्लस को ना धन बोलते हैं, क धन श। तो या तो पूरा श, या हम इसको ऐसे बोलते हैं क आधा श और अ। संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? संयोग से बना हुआ। संयुक्त का मतलब ही क्या है? संयोग से बना हुआ, किसी के संयोग से बना। किसके संयोग से बना हुआ? वर्णों के संयोग से बना हुआ। कितने वर्ण आ गए इसमें? 3 वर्ण आ गए इसमें, 1 2 3, ठीक है। क्लियर है? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? क, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, 4 होते हैं, ठीक है। क, श और अ, त्र, क और र, या तो ऐसे, या बोला जाएगा त प्लस में र प्लस में अ, ध्यान रखना हलंत है। ज्ञ, ज और न्य। अगर ये बोला जाए ज्ञानी, बीच में ध्यान होगा तो हमें बोला जाता था कि ज्ञानी होता है ये, ना कि ज्ञानी होता है, ज्ञानी। बट लोगों ने बोलना सही नहीं शुरू किया, तो अब इसको क्या बोला जाता है? उच्चारण की दृष्टि से हम ज्ञानी बोलते हैं। लिखते कैसे हैं? ज्य, ज प्लस में न्य, ठीक है। तो ज प्लस में न्य प्लस में अ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास श्र, तो श प्लस में र, और इसको कैसे कह सकते हो? श प्लस में र प्लस में अ, श्र। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब एक और बात इसमें बता रही हूँ मैं आपको, आपके शायद आप चुप हो गए हो, बीच में बोलना आपका बंद हो गया है, पर कोई बात नहीं।
चलो थोड़ी सी एक और बात बताती हूँ बीच में। होता क्या है, जैसे हम लिखते हैं ना कई बार चांद बिंदु वाले वर्ड, बताए थे ना चांद बिंदु वाले वर्ड। अब जब हमें साथ में मात्रा लगी होती है तो चांद बिंदु लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे अब मान लो नहीं वर्ड है, नहीं, हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं नहीं। होता क्या था, यहाँ पर नहीं वर्ड वैसे उसका शुद्ध रूप ये होना चाहिए था, नहीं चांद बिंदु आती है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ बता रही हूँ मैं, इसको ध्यान से सुन लेना और लिख लेना अपने नोट्स में आप साथ में। जिन स्वरों में ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर, अब शिरोरेखा क्या होती है, लाइन। शिरोरेखा जो हम ऊपर वाली लाइन डालते हैं ना, जैसे मैंने लिखा नहीं, तो ये जो है ये लाइन डाली है, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। जो भी लाइन ऊपर डालेंगे इसको शिरोरेखा बोलेंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, मात्रा चिन्ह आ गए, मान लो मात्राएं आ गई, तो वहाँ पर अनुनासिक के लिए जगह कम पड़ जाती है। तो वहाँ क्या होता है, अनुनासिक की जगह अनुस्वार लगाया जाता है। अब देखो, क्योंकि आ गई मात्रा के साथ मुझे अब ये कम पड़ रही है, इसका मतलब थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो आगे तक चला जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ना लिखकर हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अदरवाइज है क्या, इसमें चांद बिंदु है, बट हम क्या कर रहे हैं, मात्रा आ गई ना साथ में, तो मात्रा आ गई तो साथ में वहां पे हम बिंदी डाल देते हैं। क्लियर है। अब जैसे मान लो लिखती हूँ मैं, हम मैं लिखते हैं ना, तो मैं जो है वो ऐसे लिखा जाना चाहिए था, बट अब देखो कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, चांद बिंदु के लिए जगह नहीं है, तो चांद बिंदु के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो शब्द के ऊपर खींची जाने वाली लाइन जो होती है वो शिरोरेखा होती है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी। और इसके साथ साथ एक और चीज, चलो आगत ध्वनियाँ वो कल बताऊंगी कि कौन कौन सी होती हैं। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करके अच्छे चैप्टर्स भी शुरू कर देंगे, और इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो हमारे पास 2-3 चीज़ें हो रहे हैं, शब्दों हमने स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण करना है मात्रा के आधार पर, जल्दी जल्दी से बता के और साथ में शुरू कर देंगे दूसरा।